हाँ, आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी देखिए बेटा, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है। जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वह स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए इस फिनोमेना को हैपन करते हैं। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस की हेल्प से जितने भी न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होते हैं वो सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस एक स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द स्टेबल एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस, क्या होता है। तो देखिए, स्टेबल और अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं, जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो यदि 1 के बराबर हो, या कहने का मतलब ये हो गया कि यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर हो, या तो परफेक्टली इक्वल हो या थोड़ा सा वेरिएशन हो, तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियस। और जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो सेम नहीं है, मतलब उनकी संख्या बहुत ज्यादा गैप है, उनकी संख्याएं डिफरेंट हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो स्टेबल न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सेम होते हैं, जबकि अनस्टेबल न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। तो जो रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है, यह सिर्फ अनस्टेबल न्यूक्लियस के द्वारा ही हैपन किया जाता है, यह सिर्फ अनस्टेबल न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। और इस फिनोमेना की हेल्प से वो अनस्टेबल न्यूक्लियस एक स्टेबल न्यूक्लियस का रूप लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। राजदीप, जयेश, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि आज के टॉपिक में क्या क्या कवर हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। दूसरा, कॉजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वह रीजन क्या है जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है। और तीसरा, व्हाई सम न्यूक्लियाई आर रेडियो एक्टिव, क्यों सम न्यूक्लियाई, कुछ न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होते हैं, सभी न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव क्यों नहीं होते हैं। तो जनरली मैंने इसका आंसर अभी 2 मिनट के अंदर जो मैंने बताया है उसी में सब कुछ बता दिया गया है कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है, क्यों कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। लेकिन अब इसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत एक तरीके से थ्योरेटिकल है, ये पूरा का पूरा थियरी ही है। देखिए बेटा, इसमें रेडियो एक्टिविटी में कुछ हम लोग देखें कि आज तक जितने भी न्यूक्लियस पाए गए हैं उसमें लगभग 1500 न्यूक्लियस हैं, जिसमें से लेस देन 260 स्टेबल है। 1500 में से लेस देन 260 क्या है? न्यूक्लियर स्टेबल है। तो इसको पॉइंट के रूप में हम लोगों को लिखना रहेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं, amongst 1500 known nuclei, amongst 1500 known nuclei, less than 260 are stable, less than 260 are stable। इसका मतलब ये हो गया कि 260 ही स्टेबल है या उससे कम ही स्टेबल है, और बाकी सब क्या है? अनस्टेबल है।
दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करते हैं। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वह अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, और गामा रेज, गामा पार्टिकल नहीं है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, बट गामा रेज है। तो अल्फा या बीटा दोनों में से किसी एक को ही क्या करेंगे, इमिट करेंगे, बट दोनों के साथ में यदि अल्फा को इमिट करते हैं तो गामा भी इमिट होगा, और बीटा को इमिट करते हैं तो भी गामा इमिट होगा। मतलब कि गामा तो दोनों के ही साथ में इमिट होंगे, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों एक साथ इमिट नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। तो रेडियो एक्टिव या अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं ये तीनों में से किसी दो को, यानी कि अल्फा गामा या बीटा गामा को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेन्स स्टेबिलिटी। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, आपने अभी जो बोला नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है अभी रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख लूँ, ये स्टेटमेंट लिख लूँ, आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है। गेन्स स्टेबिलिटी, गेन्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एंड गामा। तो गामा क्या है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं जिसको आप बोल रहे थे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वह स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, इन दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं, वो इन दोनों में से किसी एक को वो इमिट करते हैं, लेकिन गामा को श्योर करते हैं। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल को इमिट किया तो गामा रेज को इमिट करेंगे साथ में, या बीटा पार्टिकल को इमिट किया तो भी गामा रेज को इमिट करेंगे साथ में। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। और इमिट करने के बाद क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि वह न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कम ज्यादा होती है, तो उसको ही बराबर करने के लिए ये पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, और जब ये पार्टिकल इमिट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो रेशियो है इक्वल हो जाती है। अच्छा, ये जो फेनामिना है, इस फेनामिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। दिस phenomenon is known as या called radioactivity। रेडियो एक्टिविटी, इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? इस फेनामिना को ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है अभी ये जो दो स्टेटमेंट बताया? हाँ बेटा, डाउट नहीं। ठीक है, पहला वाला एक बार फिर से बता दीजिए। ये वाला जी सर। amongst 1500 नॉन न्यूक्लियाई, मतलब अभी तक जितने भी न्यूक्लियाई हमें पता चले हैं वो लगभग 1500 हैं। 1500 में से 260 या उससे कम ही न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। कहने का मतलब कि उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है। अदरवाइज 260 से ज्यादा जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सबके सब अनस्टेबल हैं, यानी कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, डिफरेंट है। बस इसका मतलब यही है बेटा, ठीक है।
ओके सर। ओके, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक न्यूक्लियर फिनोमेना है और इस फिनोमेना पे टेम्परेचर और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो समझने की कोशिश करिए। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है वह उसके एटम से 10,000 गुना या तो लाख गुना छोटी होती है। 10,000 गुना या तो लाख गुना छोटी होती है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत छोटी है। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस में जितने भी एटम का मास होता है वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में। तो ऑलरेडी न्यूक्लियस पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है और उस हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो भी यहाँ फिनोमेना हो रही है वो हैपन हो रही है। अब उसमें आपने अगर थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर अगर बढ़ा भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्योंकि वो टेम्परेचर, वो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऑलरेडी फिनोमेना हैपन हो रही है। तो हमारा जो टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है वो उस टेम्परेचर के कंपेरिजन में बहुत लो है। तो हमारे द्वारा जो टेम्परेचर या प्रेशर उसमें इंक्रीज किया जा रहा है वह टेम्परेचर प्रेशर ऑलरेडी बहुत नेग्लिजिबल है। तो मतलब ये हो गया कि इस रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना पे अपने द्वारा टेम्परेचर और प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर से ये अनइफेक्टेड क्या है? फिनोमेना है। क्लियर हो गई बेटा? ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके, हाँ बेटा बोलिए। समझ में आ गया। ठीक है। हो गई सर। रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर फिनोमेना। न्यूक्लियर फिनोमेना या एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। अच्छा, इसमें जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा का इमिशन का रेट यानी कि कितनी तेजी से वह इमिट करेगा, कितना स्लो इमिट करेगा, या डिपेंड करता है उस न्यूक्लियाई के कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियाई के कॉन्सेंट्रेशन पे। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियाई के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला पार्टिकल, यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियाई जितना ज्यादा होंगे, उतना ही तेजी से क्या होगा? ये रिएक्शन होगा। मतलब उतना ही ज्यादा अल्फा बीटा गामा का इमिटेशन होगा। समझ में आ गया बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो रेट ऑफ इमिटेड अल्फा बीटा पार्टिकल से या अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का जो इमिशन है वह डिपेंड करता है उस न्यूक्लियाई के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द रेट ऑफ इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा it depend upon concentration of न्यूक्लियाई के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है। लेकिन ये जो फिनोमेना है, यह फिनोमेना टेम्परेचर से क्या है? अनइफेक्टेड है। these reactions unaffected from temperature, यह टेम्परेचर से अनइफेक्टेड है। टेम्परेचर एंड प्रेशर से भी अनअफेक्टेड है। एंड अदर फिजिकल कंडीशंस
जितने भी दूसरे फिजिकल कंडीशंस हैं उन सब का भी इस रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट टाइम यानी कि सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी है इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेनरी बेकुरल। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट नोट करेंगे हम लोग। रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड radioactivity was first discovered by Henry Becquerel. हेनरी बेकुरल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया या डिस्कवर किया। कब किया था? इन 1896 में 1896 में इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया था? देखिए, इन्होंने क्या करा कि एक यहाँ पे यूरेनियम का एटम लिया, यूरेनियम का एटम लिया और इसके जो पार्टिकल्स यूरेनियम को इन्होंने क्या करा कि एक ब्लैक पेपर में इस तरीके से क्लोज कर दिया। ब्लैक पेपर में ये इस तरह से ब्लैक पेपर में इन्होंने इसको क्लोज कर दिया, पूरी तरह से ऐसे इन्होंने क्लोज कर दिया इसको ब्लैक पेपर से। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ऐसी जगह पे किया जहां पे लाइट प्रूफ, साउंड प्रूफ था, मतलब कि बाहर की कोई भी फिनोमेना का इस पे कोई असर नहीं हो रहा था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो ये पूरे ब्लैक पेपर से इन्होंने क्या करा, इसको कवर कर दिया। ये ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर, और ये जो अंदर वाला है यह क्या है? यूरेनियम है, यूरेनियम। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक यहां पे सिल्वर फॉइल रख दिया, सिल्वर फॉइल। इसका नाम है सिल्वर फॉइल। उसके बाद इसके सामने इन्होंने एक यहां पे एक और चीज लगाया जिसको फोटोग्राफिक प्लेट, नाम क्या था इसका? फोटोग्राफिक प्लेट। इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूं, सिल्वर फॉइल, और ये है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है लाइट प्रूफ, साउंड प्रूफ था, बाहर से कोई भी, मतलब एक तरीके से हम ये कर सकते हैं, या पूरी तरह से आइसोलेटेड था। इन्होंने थोड़ी देर बाद ये देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इस पे ब्लैकनेस आ चुकी है। इस पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कुछ ब्लैकनेस स्पॉट, ये यहाँ पे ब्लैकनेस स्पॉट आ गया है यहाँ पे। अब ये ब्लैकनेस स्पॉट को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्लैकनेस स्पॉट कैसे आया। ब्लैकनेस स्पॉट, तो ये ब्लैकनेस स्पॉट को इन्होंने देखा कि ब्लैकनेस स्पॉट कैसे आया। तो यहां से पता चला कि यहां से कुछ रेज प्रोड्यूस हुई, यहां से यूरेनियम से कुछ रेज निकली
जो सबसे पहले इस ब्लैक पेपर को क्रॉस करते हुए, यानी कि ब्लैक पेपर को क्या करा, इसने पेंटेड कर लिया, छेद दिया, और छेद करके फिर कहां पे आ गई, सिल्वर फॉइल पे। सिल्वर फॉइल को भी पेंटेड कर दिया, इसको भी यहां से इसने पेंटेड किया, और फिर ये यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट पे गई, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जाकर के यहाँ पे ब्लैकनेस स्पॉट, यानी कि यहाँ पे एक जो भी फेनोमेना थी ये फोटोग्राफिक प्लेट पे शो होने लगी। इस रेज को, जिस रेज की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे यह स्पॉट मिला, उस रेज को इन्होंने क्या बोला, बेकुरल रेज। जो अपने ही नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा बेकुरल रेज। बेकुरल रेज इसका नाम रखा, जो बाद में इसी को रेडियो एक्टिव रेज भी कहा गया। समझ आ गया बेटा, इसी को रेडियो एक्टिव रेज भी कहा गया। क्लियर हो गया बेटा। ये एक एक्सपेरिमेंट था, जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था किसके बारे में, तो रेडियो एक्टिविटी के। क्लियर हुआ बेटा, ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके सर। हाँ बेटा बोलिए। सर ये कौन सी रेत थी जो मैंने पास कराई थी? ये तो एक यूरेनियम का नाम सुना है आपने? यूरेनियम एक एलिमेंट है। हाँ सर, नाम सुना। तो यूरेनियम से ये जो रेज निकली ना, यही अल्फा बीटा पार्टिकल्स है, यही एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा यही पार्टिकल्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसको बेकुरल रेज बोला गया, फिर बाद में इसी का नाम अल्फा बीटा पार्टिकल्स हो गया। ठीक है सर, पर इसका सोर्स क्या, लाइट निकल कहाँ से रही है, मतलब यूरेनियम से। सर यूरेनियम से खुद से लाइट वो? हाँ 100%। यूरेनियम से रेज क्या होती है, यूरेनियम से रेज हमेशा इमिट होती रहती है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ओके सर। ये एक तरीके से क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो यूरेनियम है यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। हाँ सर। तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि व्हाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल। क्यों कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है बेटा, ये रफ करो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है सर। ठीक है। हाँ सर, रफ कर दीजिए। ठीक है। Why some nuclei are stable? कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल क्यों होते हैं, इसका ये आपको आंसर यहां मिलेगा बेटा। तो यहां पे एक हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट भी फाइंड करेंगे कि स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर या नीचे जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सबके सब अनस्टेबल होंगे, और उस स्टेबिलिटी बेल्ट पे जितने न्यूक्लियस आएंगे वो सब स्टेबल होंगे। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे ये एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें y एक्सिस पर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ले लेता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और x एक्सिस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको z से, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब इस पे कुछ मार्क कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 10 है, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, इस तरह से हमने मार्क कर लिया। ऊपर भी सेम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हमने मार्क कर लिया। अब यहां पे देखिए बेटा, फॉर एटम, यहां पे ये देखा गया कि जितने एटम जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन आर इक्वल 20 है, वो सभी के सभी क्या है, स्टेबल है। मतलब इसको हम लोग लिखा सकते हैं कि फॉर एटम्स विथ जेड ई लेस देन आर इक्वल टू 20, जिन एटम का जेड यानी कि एटॉमिक नंबर 20 या 20 से छोटा है, स्टेबल न्यूक्लियाई, तो हैव स्टेबल न्यूक्लियाई, उनकी न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए यहां पे इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया कि यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हाँ बेटा बोलिए, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ये अप्रोक्सीमेटली यदि 1 हो जाए, या न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के यदि इक्वल हो जाए, तो वह न्यूक्लियाई क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो ये इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप सर, एक बार फिर से। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिन एटम का एटॉमिक नंबर 20 या 20 से लेस है, जिन एटम का एटॉमिक नंबर 20 या 20 से लेस है, वह न्यूक्लियाई जनरली ये देखा गया कि वह स्टेबल है। समझ में आ गया बेटा? उन एटम्स की न्यूक्लियाई जनरली देखा गया कि वह क्या है, स्टेबल है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, हाँ बेटा, तो क्यों स्टेबल होती हैं? सर, क्यों वो स्टेबल होती हैं? हाँ बता रहा हूं ना, वही बताने जा रहा हूं, बस अगला स्टेटमेंट मेरा वही है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो मैंने बताया सिर्फ इतना कि 20 से या 20 से कम है, 20 या 20 से कम है तो स्टेबल होगी। क्यों स्टेबल होगी वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अभी मैं पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था अभी, कि वो न्यूक्लियाई स्टेबल होती है जिसमें न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। यही बताया मैंने? यस सर। ठीक है, तो अब यहां पे ये हम देखें कि जितने भी एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है या 20 है, उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हीलियम ले लीजिए। हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2, और एटॉमिक मास कितना होता है, 4। इसी तरह से कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन ले लिया हमने, नाइट्रोजन ले लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका मास नंबर कितना होता है, 12। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर कितना होता है, 14। अब बता दो बेटा इसमें कि हीलियम वाले में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, नीचे का एटॉमिक नंबर है, ऊपर का मास नंबर है, तो एटॉमिक नंबर जितना होता है प्रोटॉन होता है, मतलब कि 2, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो 4 - 2 = 2, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो गई। सेम ऐसे ही अगर यहां की बात करें, इसमें प्रोटॉन = 6, न्यूट्रॉन = कितना हो जाएगा, 12 - 6 यानी कि 6। यहां पे देखें तो प्रोटॉन = 7, न्यूट्रॉन = 14 - 7 यानी कि 7। ये बात समझ में आई क्या बेटा?
ये समझ में आ गया क्या? यस सर। ओके, अब इसी तरह से आप सोडियम का देख सकते हैं, सोडियम का भी देख सकते हैं। तो सोडियम में अगर हम बात करें, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इनका जो सोडियम का 11 है, 11 एटॉमिक नंबर, 21 मास नंबर। मैग्नीशियम में 12, 24, कैल्शियम में 20, 40। अब इसमें भी आप चेक करेंगे तो इसमें प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन जो है 21 माइनस 11 यानी कि 10। यहाँ पे प्रोटॉन जो है 12 है, न्यूट्रॉन जो है 24 माइनस 12 यानी कि 12। यहाँ पे प्रोटॉन जो है 20 है और न्यूट्रॉन जो है 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो आप यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर रहा है, तो देखिए बेटा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली है, मतलब थोड़ा सा चलेगा, ठीक है, थोड़ा चलेगा, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये, हाँ बेटा बोलिए। सर आपकी आवाज कट रही है और सर बीच बीच में ब्लर भी हो रहा है सर, एक बार सर देख लीजिए इसको। आप देखिए तो बेटा। सर अभी भी सर इम्प्रूवमेंट नहीं है सर, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। राजदीप आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है? सर मेरी तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर। अच्छा, आपके यहाँ नेटवर्क इशू है? सर अभी भी क्लियर नहीं है सर। हाँ बेटा। सर हम जब ये कैमरा वाले क्लास करेंगे ना तो सर जूम पे कर लिया करेंगे, क्योंकि सर उसमें कैमरा क्लियर रहती है। रहा हूं, तो 10 पर 10 है, 10 पर 10 है, या 5 पे जैसे देखिए यहाँ पे 2 पे 2 है, 6 पे 6 है, 7 पे 7 है, 11 पे 10 है, 12 पे 12 है, 20 पे 20 है। तो यहाँ पे जैसे 2 पे 2 है, मान लीजिए कि ये 2 है, मान लीजिए कि ये 2 है, और 2 पे इधर से भी क्या है, ये 2 है, 2 पे 2 है। फिर इसी तरीके से 6 पे 6 है, मान लीजिए कि ये 6 है और इधर का ये 6 है, ये 6 पे 6 आ गया। इसी तरीके 7 पे 7 है, मान लीजिए कि 7 है, यहाँ का ये 7 है, ये आ गया। फिर इसी तरह से 10 पे 10 या 11 पे 10, तो कुल मिलाकर के मान लीजिए कि ये बिल्कुल ये कुछ इस तरह से आ गया। इस तरह से 20 पे 20 है या 12 पे 12 है, ये 12 पे ये 12 आ गया, 20 पे ये 20 आ गया, ये 20 पे 20 आ गया। तो बेटा आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक ग्राफ मिल रहा है, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट मिल रहा है, ये स्ट्रेट मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबिलिटी बेल्ट। तो हमने ये देखा कि जहां तक n इक्वल टू जेड था, जहां पे n इक्वल टू जेड था, वहां तक क्या हो रहा है कि ये सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन पे ही आ रहे हैं। ये जो है कहां पे आ रहे हैं? इस स्ट्रेट लाइन पर ये आ रहे हैं। तो ये सबके सब स्टेबल है। ये समझ में आ गया बेटा? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ओके। अब यहां से कुछ अगर ज्यादा एलिमेंट, ज्यादा एटॉमिक नंबर के, यानी कि जहां पे एटॉमिक नंबर की संख्या ज्यादा हुई, जैसे अगर हम मान लें कि लास्ट फॉर एटम्स विथ जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 20, अगर इसकी बात करें फॉर
Z इज ग्रेटर देन 20, जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो हमें देखने को मिला वह ग्रेटर देन 1 से स्मॉलर देन कहां तक 1.6 तक मिला बेटा। 1 से ज्यादा और 1.6 से कम या उसके बराबर। कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में वेरिएशन आया, दोनों की संख्या बराबर नहीं थी। ठीक है बेटा, ये दोनों की संख्या बराबर नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं फेरस। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एफी में प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर जो है 56। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप देखेंगे तो ये अलग अलग आएगा। इसमें प्रोटॉन कितना है 26, न्यूट्रॉन कितना है 56 माइनस 26 यानी कि आपका हो जाएगा 30। ये कुछ ऐसा देखने को मिला। इसी तरीके से सिल्वर भी है, सिल्वर Ag, इसमें जो एटॉमिक नंबर है ये 47 और मास नंबर जो है 108। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है P इक्वल टू 47 एंड N इक्वल टू माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 61। तो यहां भी क्या है वेरिएशन आ रहा है, यहां भी वेरिएशन आ रहा है। तो यहां पे ये देखने को मिला कि जब ऐसा कुछ होता है तो ये क्या हो रहे हैं, ये स्टेबिलिटी बेल्ट को चेंज कर रहे हैं। मतलब इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं है। अब यहां से अगर इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं, जैसे मान लीजिए कि ये आगे तक हमने इसको बढ़ा दिया, यहां पे तो n इक्वल टू जेड था, लेकिन जैसे ही हम लोग इस पोजीशन में आए तो इस पोजीशन में देखा गया कि यहां से स्टेबिलिटी यानी कि 20 के जब ऊपर जा रहे हैं, देखो बेटा ये 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले, तो ये कुछ क्या हो गया कि यहां से ये चेंज कर लिया अपना, मतलब कुछ इस तरीके का ये हमें ग्राफ मिला, ये इस तरीके से ग्राफ मिला। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, ये इस तरीके का ग्राफ मिला और ये देखने में आया कि अब जो यहाँ पे 20 जेड की वैल्यू अगर 20 से बड़ी है तो उनका स्टेबिलिटी बेल्ट था वो कुछ यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ से ये पता चला कि इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर अगर जो आयन हैं वो तो स्टेबल होंगे, लेकिन इसके ऊपर यानी कि जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉन से, वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आएंगे, जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, और जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी न्यूट्रॉन से, वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे आएंगे, मतलब ये इधर आएंगे, और ये क्या होंगे, ये अनस्टेबल होंगे, ये जो है ये अनस्टेबल होंगे। हाँ बेटा बता रहा हूं लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन। हाँ बेटा ये मैं बता रहा हूं कि जेड से ज्यादा 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट थे उनमें भी स्टेबल कुछ थे, उनमें भी स्टेबल न्यूक्लियाई थी, तो जो लेकिन उनका स्टेबिलिटी बेल्ट ये वाला नहीं था जो लेस देन 20 वाला था। इसका स्टेबिलिटी बेल्ट ये चेंज हो चुका है। देखिए जो मैंने ये ब्लू से बनाया है ये स्टेबिलिटी बेल्ट चेंज हो चुका है, ये एक्चुअल में स्टेबिलिटी बेल्ट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी बेल्ट। तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट चेंज हो चुकी है, लेकिन अब जो न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल दो सिचुएशन में होगी, या तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाए या न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए। अगर प्रोटॉन की संख्या
न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होती है तो उनका जो पोजीशन होगी वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अपर साइड होगी, जो मैंने ब्लैक से बनाया है। और जिन न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होगी वह इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे, जो मैंने ये ग्रीन से बनाया है। तो इस तरीके से ग्राफ पे ये शो किया गया। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या? सर पर क्यों? हाँ, ये क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या डिफर कर रही है बेटा। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डिफर कर रही है। ओके सर। प्रोटॉन समझ में नहीं आया हैं? सर, ग्राफ समझ में नहीं आया सर। अरे भाई देखो, यहाँ पे जैसे जिनका एटॉमिक नंबर 20 से छोटा था, बात समझ में आ रही क्या? हाँ सर। तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर बराबर आई ना बेटा। ये आप देखो, हीलियम के लिए ये मैंने बनाया है, ये कार्बन के लिए ये है, ये नाइट्रोजन का है, ये जो है सोडियम का है, ये मैग्नीशियम का है, ये कैल्शियम का है। समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या या तो जस्ट इक्वल है और नहीं तो थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है, तो यहाँ पे तो बताया ना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अप्रोक्सीमेटली यदि इक्वल है तो वह स्टेबल होगा। समझ आता गई? हाँ सर। तो स्टेबल होगा तो जिसमें बिल्कुल ये बराबर बराबर है वह क्या हुआ? वह बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन पे मिला, जो यहाँ 0 से लेकर के यहाँ तक आया। लेकिन जब Z की वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू जब 20 से ज्यादा हो गया, तो उस सिचुएशन में ये देखा गया कि उसके ऊपर कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल भी हैं, कुछ स्टेबल भी हैं। तो जो स्टेबल होंगे वह स्टेबल के लिए, जैसे नीचे वालों के लिए स्टेबिलिटी बेल्ट ये मिली थी, तो 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले के लिए स्टेबिलिटी बेल्ट ये ब्लू वाली मिली, ये ब्लू वाली, यानी कि जितने इस ब्लू वाले लाइन पर आएंगे, मतलब जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी, उनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होगा। अब वो इस वाले पे अगर आते हैं तो क्या होगा? वो होगा स्टेबल। और जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का डिफरेंस होगा, जैसे एग्जांपल में आप ये देखो फेरस, इसमें प्रोटॉन जो है 26 है, न्यूट्रॉन जो है 30 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो बता दो क्या कि न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा है तो ये फेरस के न्यूक्लियाई की जो पोजीशन होगी इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या का ज्यादा है तो ऊपर आएंगे, मतलब ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं आ रहा है। तो जब स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं आया यानी कोई स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो ये भी क्या होगा? ये ऊपर होगा। यदि किसी में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है तो जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे होगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं होंगे तो ना तो वो इस पे आएंगे ना इस पे आएंगे। यहाँ पे दो स्टेबिलिटी बेल्ट से आप परेशान ना हो। पहली चीज ये है कि ये स्टेबिलिटी बेल्ट जो नीचे वाली है या लेस देन 20 एटॉमिक नंबर के लिए है, और जो ये ऊपर वाली जो ब्लू वाली स्टेबिलिटी बेल्ट है वह ग्रेटर देन 20 एटॉमिक नंबर के लिए है। जो इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर आएगा वह स्टेबल होगा, और अगर इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर नहीं आता है वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल में दो टाइप के हमें मिलेंगे, जिसमें प्रोटॉन की संख्या होगी ज्यादा न्यूट्रॉन से, वह इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे तरफ आएंगे, और यदि न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से तो वह ऊपर आएंगे, इसके उस साइड आएंगे। क्लियर हो गया बेटा ये? सर हाँ स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव ना? क्या स्टेबल का मतलब? स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव। हाँ, स्टेबल का मतलब लेस रिएक्टिव या न्यूट्रल। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 मिनट बेटा और 2 मिनट और बस ये टॉपिक क्लोज करना है। 2 मिनट और समीर, 2 मिनट लगेगा बेटा।
अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब कि यहाँ पे किसी न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या इसके अंदर जो फोर्स लग रहा होगा वह फोर्स कौन सा होगा बेटा, जल्दी से बता दो मुझको। रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? बाइंडिंग। अट्रैक्टिव क्यों भाई? प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या अट्रैक्टिव लगेगा? रिपल्सिव लगेगा ना, लाइट चार्ज है, तो लाइट चार्ज है तो इसमें क्या लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। जैसे बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसमें क्या लगेगा, ये तो रिपल्सिव होंगे ना बेटा, ये तो सब रिपल्स करेंगे एक दूसरे को। बोलो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अब ये अगर ऐसा है तो न्यूक्लियस क्या ब्लास्ट नहीं हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस फूट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये इसको क्या कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या फूट नहीं जाना चाहिए? तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करने के लिए एक न्यूक्लियर फोर्स लगती है इसमें। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन लग रही है। इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है वो भी अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लगती है, तो वो भी इन्हीं के बीच में लगती है बेटा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं एक ही चीज को दो तरीके से कैसे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो न्यूक्लियस के द्वारा जो इस पे फोर्स लगाया जाता है वह प्रोटॉन के बीच में लगाया जाता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगाया जाता है, या न्यूट्रॉन के बीच में लगाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, बाहर से इसको पैक करके रखा है, इसलिए ये रेडियस ना तो ब्लास्ट होती है ना ही फूटती है। देखिए अगर ये दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, अगर ये दोनों, अगर अट्रैक्टिव ज्यादा हो जाता है रिपल्सिव से, तब क्या होगा बेटा, अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव से ज्यादा हो जाएगा तब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है न्यूक्लियाई सिकुड़ जाएगी। न्यूक्लियाई क्या होगी, ये सिकुड़ जाएगी, यानी कि न्यूक्लियाई विल बी, या न्यूक्लियस विल बी स्मॉल। ये क्या होती जाएगी, स्मॉलर होती जाएगी, मतलब छोटा होती जाएगी, ये दबती जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा होगा। अगर मान लो कि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया रिपल्सिव फोर्स से, तो अभी क्या हो जाएगा न्यूक्लियस, अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, यानी कि इनलार्ज होगा। इनलार्ज मतलब इसमें फूटने का चांस हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यह लगभग दोनों फोर्सेस क्या होती है, आपस में इक्वल रहती है, इसलिए हमेशा ये बैलेंस रहती है। बात समझ में आ गई बेटा? सर हाँ बेटा। सर ये न्यूक्लियर फोर्स आती कहाँ से है सर? न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली न्यूक्लियस के द्वारा ही लगाई जाती है, और इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में उसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, लाइक चार्जेस है ना? हाँ सर ये तो लाइक चार्ज